गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे औपचारिक संगठन। ठीक है, औपचारिक संगठन या अनौपचारिक संगठन, ये दो प्रकार के संगठन होंगे। ठीक है। औपचारिक संगठन का अर्थ या परिभाषा के बारे में हम अगर जानकारी लें तो अनौपचारिक संगठन है क्या? तो औपचारिक संगठन वह संगठन है जिसमें प्रबंध के हर स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों को स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है। ठीक है, यानी प्रबंध के हर स्तर पर जो उच्च अधिकारी हैं उन अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य और उनके दायित्वों को स्पष्ट रूप से क्या कर दी जाती है? व्याख्या कर दी जाती है। ऐसे संगठन में अधिकारों का अंतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी जो अधिकार, जो प्रवाह होगी अधिकारों का, वो टॉप टू बॉटम, यानी जो उच्च अधिकारियों की जो अधिकार रहेंगे वो नीचे चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों को आदेश का पालन करना होगा। ठीक है, तो यह संगठन व्यावसायिक उपक्रम के प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित ढंग से कार्य करने, नियमों का पालन करने, मिलजुल कर कार्य करने एवं पदानुसार एक दूसरे के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है ना। तो ये जो संगठन है, इस संगठन में प्रत्येक कर्मचारी एक नियमों का पालन करते हुए मिलजुल कर कार्य करने एवं पदानुसार एक दूसरे के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए क्या करता है? बाध्य करता है। ठीक है। अब इसमें जो एक परिभाषा दी है चेस्टर एंड बार्डर के, जब किसी संगठन के दो या दो से अधिक व्यक्तियों के कार्यों को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच समझकर समन्वित किया जाता है तो ऐसे संगठन को औपचारिक संगठन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, एक तो एक परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं औपचारिक संगठन के लक्षण या विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती है ऐसे संगठनों की। ठीक है, तो औपचारिक संगठन स्वेच्छा से सोच समझकर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है, सोच समझकर। ठीक है। और दूसरा जो है, अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य तथा दायित्वों को प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर सुस्पष्ट कर दिया जाता है। प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर सुस्पष्ट कर दिया जाता है, साथ ही उनकी सीमाएं भी निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद सत्ता का अंतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है। सत्ता का अंतरण यानी अधिकारों का जो अंतरण होगा ऊपर से नीचे की ओर। दूसरी बात, आदेश की एकता का परिपालन होता है, क्योंकि जब अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को या कर्मचारियों को किसी प्रकार के आदेश करता है तो वह आदेश जो होता है एक ही आदेश का परिपालन होता है। ठीक है। उसके बाद है, संगठन के सदस्यों के बीच संबंध अव्यक्तिगत होते हैं। याद रखिएगा, संगठन के सदस्यों के बीच संबंध अव्यक्तिगत होते हैं। ये किसी भी तरह से आपस में क्या होते हैं? अव्यक्तिगत रूप से होते हैं। ठीक है। उसके बाद संगठन चार्ट का उपयोग किया जाता है। क्या नियम होंगी, क्या कर्तव्य होंगे, क्या अधिकार होंगे, ऐसे चार्ट का उपयोग किया जाएगा। इसमें पद को आधार बिंदु माना जाता है, यानी जो पोजीशन होती, जो डेजिग्नेशन होता है उसको आधारशिला माना जाता है। ठीक है। और सभी व्यक्ति को परस्पर मिलजुल कर कार्य करने पर बल दिया जाता है। अब औपचारिक संगठन के अगर लाभ को देखते हैं तो ऐसी स्थिति पर क्या होती है, प्रत्येक अधिकारी के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व क्या कर दिए जाते हैं? स्पष्ट कर दिए जाते हैं। और उनकी सीमाएं भी क्या कर दी जाती है? निश्चित कर दी जाती है। इसमें एक दूसरे के ऊपर होने या टकराव की स्थिति निर्मित नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक अधिकारियों का अलग अपना दायित्व होता है, अलग अपना कर्तव्य होता है, अलग अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी सीमाएं भी निश्चित होती है, इसलिए आपस में एक दूसरे में कभी विवाद की स्थिति भी निर्मित नहीं होती।
इसमें उद्देश्य के प्राप्ति में सरलता रहती है। अगर संस्था का उद्देश्य जो भी हो, जो भी निश्चित लक्ष्य हो, उसको प्राप्ति में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती, सरलता पूर्वक उसका निर्वहन किया जाता है। चूँकि संबंध व्यक्तिगत होते हैं, है ना भाई, अव्यक्तिगत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में निष्पक्षता बनी रहती है और पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रहती। टाल मटोल की भावना समाप्त हो जाती है। उसके बाद है, कोई भी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष अन्य व्यक्ति पर नहीं मढ़ सकता, क्योंकि सबके अपने अपने अलग स्तर होते हैं। ठीक है। कार्य का दोहराव समाप्त हो जाता है, ये भी एक अच्छा गुण है। कार्य विभाजन करना आसान हो जाता है। कार्य निष्पादन का प्रमाप सुनिश्चित होने से नियंत्रण कार्य भी जो है सरल हो जाता है। इसमें निश्चितता तथा स्थायित्व का तत्व अपेक्षाकृत अधिक रहता है। ठीक है। औपचारिक संगठन के अगर दोष को देखते हैं तो ऐसी स्थिति पर क्या होगी, दोष इस प्रकार से हैं। किसमें? औपचारिक संगठन में। औपचारिक संगठन के दोष देखें तो देखिएगा, समूचा कार्य यंत्रवत होता है, अतः मानवीय तत्व की अवहेलना हो जाती है। फलस्वरूप पहल शक्ति समाप्त हो जाती है ना भाई। यहाँ पर व्यक्ति का मोल कम और यांत्रिकीकरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, नौकरशाही के सारे दोष आ जाते हैं। भाई देखिएगा, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जब किसी प्रकार का आदेश देता है तो ऐसी स्थिति में नौकरशाही क्या है, ये दिखने लग जाती है, ये दोष हैं। और औपचारिक संप्रेषण में यह संगठक बाधक होता है, क्योंकि एक दूसरे के कार्य क्षेत्र अलग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन, संप्रेषण संभव नहीं हो पाता। ठीक है। समन्वय स्थापित करने में कठिनाई होती है। सत्ता के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है और नियमों तथा आदेशों के गुलाम होने से कार्य करने वाले व्यक्ति सामान्य मान्यताओं और परंपराओं तथा भावनाओं को भूल जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन करना भी बहुत सारे कठिन हो जाता है, परिस्थितियां भी कठोरता हो जाती है। और इसमें नियमों और प्रणालियों की तरीके जो होती हैं बहुतायत मतलब अधिक होने के कारण क्या हो जाती है, लाल फीताशाही, विलंब तथा कार्य करना कठिन सा प्रतीत हो जाता है। ठीक है। अकुशलता के पनपने का भय बना रहता है। अविशिष्टीकरण के दोष आ जाते हैं, है ना। अधिकारों तथा अधीनस्थों के बीच संबंध तनावपूर्ण होने की आशंका बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अनौपचारिक संगठन में ये क्या हैं, इसके दोष हैं। मेरे ख्याल से आप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे अनौपचारिक संगठन का अर्थ और परिभाषा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।